to all of you. So my presentation on unemployment presented by Vanita Thakur. आज हम अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. कंटेंट्स मैंने जो भी प्रेजेंटेशन तैयार किया उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहले तो हम डेफिनेशन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, steps taken by government for tackling the unemployment, and last suggestions for improvement. What is unemployment? Unemployment क्या होता है, बेरोजगारी क्या होती है? Unemployment refers to the condition where capable individuals of working age who are actively looking for work cannot find jobs. बेरोजगारी क्या होती है? बेरोजगारी वह स्थिति होती है जहाँ पे कोई कैपेबल व्यक्ति काम करने की इच्छुक होता है, काम ढूंढ रहा होता है, पर उसको जॉब फिर भी उसको जॉब नहीं मिल पाती है, वो बेरोजगारी होती है. The employability of India has always been a riddle, which even at the threshold of 79th year of independence remains perplexed. जो भारत की एम्प्लॉयबिलिटी है, रोज़गार योग्यता है, वो आज भी एक पहेली बनी हुई है. क्योंकि जो भारत में शिक्षा तो दे दी जाती है, किताबी ज्ञान दे दिया जाता है, पर उनको वो स्किल्स नहीं सिखाई जाती है जिससे आगे वो रोज़गार कर सके. भारत को आज़ाद हुए 79 साल हो चुके हैं, पर फिर भी रोज़गार योग्यता एक पहेली सी बनी हुई है. नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. इंडिया में बेरोज़गारी किस प्रकार से है, शहरी, ग्रामीण, इसके बारे में आगे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी के क्या क्या प्रकार होते हैं. फर्स्ट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, temporary unemployment when people are changing jobs or looking for their first job. Frictional unemployment वो unemployment होता है जहाँ पे या तो कोई व्यक्ति अपनी नौकरी चेंज करता है, वो अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढता है, या फिर कोई व्यक्ति पहली बार अपनी जॉब ढूंढता है, उस टाइम जो वो उसको परेशानी आती है उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. जैसे एग्जांपल, कॉलेज ग्रेजुएटेड सर्चिंग फॉर देयर फर्स्ट जॉब. जब कॉलेज से एक बच्चा या एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकलता है तो उस टाइम वो एक न्यू जॉब ढूंढता है. फिर जो 2-3 महीने का या 4-5 महीने का जो समय होता है वो इस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है. तो दूसरा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अ परमानेंट मिसमैच बिटवीन अ वर्कर्स स्किल एंड द जॉब्स अवेलेबल, ऑफ्टन कॉज्ड बाय न्यू टेक्नोलॉजी. स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट ये एक स्थायी मिसमैच है जो वर्कर्स की स्किल्स और उनकी जो नौकरी होती है, जॉब होती है, उसके बीच में होता है. जैसे एग्जांपल, फैक्ट्री वर्कर्स लेड ऑफ बिकॉज मशीन्स टुक ओवर देयर टास्क्स. आज बहुत सी मशीनें आ चुकी हैं जिन्होंने वर्कर्स का नौकरी, या फिर ऐसे कहो कि जैसे पहले जो काम वर्कर्स एम्प्लॉयज़ 1-2 दिन में करते थे, आज वो मशीन कुछ घंटों में कर देती है, जिसकी वजह से उन वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया जाता है. तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, वो बेरोजगारी. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब लॉस कॉज्ड बाय एन इकोनॉमिक रिसेशन और बिजनेस डाउनटर्न्स. जो आर्थिक मंदी या व्यवसाय में गिरावट के कारण जो बेरोजगारी पैदा होती है उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. एग्जांपल, कार डीलरशिप लेइंग ऑफ सेल्स पीपल बिकॉज कंज्यूमर्स स्टॉप बाइंग कार्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस. जैसे आर्थिक मंदी या व्यवसायिक उतार चढ़ाव के कारण जो लोग हैं वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो उनकी है वो कम, उसको बचाने के लिए, ये कहो अपने पैसे को बचाने के लिए वो खरीदना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कार होती है वो बिकना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से कंपनियां कार बेचना, उनकी कंपनियों का कार बिकना बंद हो जाता है, जिस वजह से वो अपने खर्चे को बचाने के लिए कुछ
सेल्समैन को निकाल देते हैं, वो लोग इस बेरोज़गारी के अंदर आते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? Unemployment that happens at predictable times of the year based on the weather or season. ये बेरोज़गारी वो बेरोज़गारी है तो जो एक ख़ास मौसम या समय में होती है। इस बेरोज़गारी में पता होता है कि कब हमें रोज़गार मिलेगा और कब हम बेरोज़गार हो जाएंगे। ये कुछ ख़ास समय में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्की इंस्ट्रक्टर आउट ऑफ वर्किंग ड्यूरिंग द समर मंथ्स। जो एक स्केटिंग करना जो सिखाते हैं गाइडर्स होते हैं, वो एक जब बर्फ़ पड़नी बंद हो जाती है पहाड़ों में, तो फिर गर्मियों में बर्फ़ तो पड़ेगी नहीं, फिर वो किसको सिखाएंगे, तो उस टाइम ये बेरोज़गार हो जाते हैं। या इसका एक और एग्जांपल लिया जाए तो हम अपना लोकल में ले लेते हैं। जैसे हिमाचल में सबसे ज़्यादा सेब उगाए जाते हैं, तो सेब कुछ खास मौसम में उगाए जाते हैं। एक मौसम के बाद या कुछ समय के बाद सेब उगना बंद हो जाते हैं, जिस वजह से जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो उगाना बंद कर देते हैं, जिस वजह से वो जो कुछ खास टाइम है उसमें वो बेरोज़गार हो जाते हैं। इस अनएम्प्लॉयमेंट में पहले से ही पता होता है कि कब हमें रोज़गार मिलेगा और कब हम बेरोज़गार हो जाएंगे। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट है बैकवर्ड एग्रीकल्चर। बैकवर्ड एग्रीकल्चर होता है जो एग्रीकल्चर है, उसकी वजह से कृषि की वजह से बहुत बेरोज़गारी होती है कहा जाए तो। क्योंकि जो किसान है आज के टाइम में कृषि के लिए काफ़ी सारी नई तकनीकें, खेती करने के लिए नई तकनीकें, सिंचाई की वैज्ञानिक आधुनिक तरीके, या कहें कि काफ़ी सारी मशीन्स आ चुकी हैं, जिस वजह से कृषि करना बहुत इजी हो चुका है। पर जो किसान होते हैं या बैकवर्ड एग्रीकल्चर में किसान जो उन तकनीकों का उपयोग नहीं करते हैं और सिंचाई की वैज्ञानिक या आधुनिक तरीकों का उपयोग ना करके वो मानसून का वेट करते हैं, जिस वजह से ज़्यादा खेती नहीं हो पाती है और मशीनों की जगह वो उन्हीं औज़ारों का उपयोग करते हैं, जिस वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसमें एक बहुत कम ही हम उगा सकते हैं। मतलब जब हम एक अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाता है कि बहुत टाइम लगता है उगने में, जिस वजह से हम ज़्यादातर फसल नहीं उगा सकते हैं, ज़्यादा खेती नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण है। फिर दूसरा, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, भारत में जनसंख्या या आबादी बढ़ती जा रही है, जिस वजह से लाखों लोग स्कूलों से, कॉलेजेस से ग्रेजुएट होते हैं। भारत में इतने सारे स्कूल हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ से हर साल इतने लाखों के हिसाब से बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। पर सरकार इतनी जल्दी नौकरी नहीं बना सकती है। ये सब लोग तो नौकरियों के बाज़ार में जाते हैं, पर सरकार इतनी जल्दी नौकरियां नहीं बना सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक साल में ग्रेजुएट हुए तो एक कंपनी है, वहाँ पे सिर्फ 10 नौकरियाँ हैं या 10 सीटें हैं सिर्फ नौकरियों के लिए, और एक कॉलेज से 100 बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। तो उन 100 बच्चे आवेदन भरते हैं, उन 100 में से तो सिर्फ 10 बच्चों को ही नौकरियां मिलेगी, और जो बाकी बच्चे 90 बच्चे हैं वो तो बेरोज़गार हैं। तो ये भी एक कारण है। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम मतलब ये इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं वहाँ पे सिर्फ डिग्रियाँ दी जाती है, बच्चों को स्किल नहीं सिखाई जाती है। सिर्फ किताबी ज्ञान से ही नौकरी मिल पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कंपनियों में काम करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, मशीनों को चलाने के लिए जो स्किल्स चाहिए होती है, वो बच्चों को स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, जिस वजह से उनको रोज़गार मिलना या नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगला है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे भारत में बहुत सारे रिसोर्सेज है, संसाधन है, जिसका हम पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे एक क्षेत्र है, वहाँ पे खनिज या कच्चा माल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, पर वहाँ पे कोई आसपास एरिया में फैक्ट्री नहीं है, जिस वजह से वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक
कारण है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसमें ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसमें ये बताया गया है कि हमारे देश में कितने लोग बेरोज़गार हैं, जो शिक्षित होकर भी बेरोज़गार हैं। तो पहले तो ये फिगर है, ये 15 साल से ऊपर से लिया गया है। फर्स्ट, फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 to 5.5। मतलब जो पहले जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट थी वो 5 पॉइंट थी, पर अब वो बढ़ के 5.5 हो चुकी है। और मेल अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज 35%। जो मेल्स होते हैं उनकी पहले 5.2 थी, वो डिक्रीज होके 5.1 हो चुकी है। और जो ओवरऑल इंडिया में ओवरऑल है वो पहले 5.1 थी, वो 5.1 से बढ़कर 5.2 हो चुकी है। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर टैकलिंग द अनएम्प्लॉयमेंट। सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। तो फर्स्ट है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार व्यक्ति को 100 दिन का मैनुअल स्किल्ड वर्क दिया जाएगा। अगर वो किसी को मैनुअल स्किल्ड वर्क नहीं दे पाती है तो वो बेरोजगारी भत्ता भी चलाती है। इस एक्ट में ये एक्ट स्पेशल ग्रामीण लोगों के लिए ही बना है और इसमें 100 दिन का रोजगार मिलना पक्का है। PMKY स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये इसलिए चलाई गई है क्योंकि किताबी ज्ञान से तो सिर्फ हमें रोज़गार नहीं मिलेगा। इसके अंडर जो इस कोर्स के अंदर काफ़ी सारी स्किल्स सिखाए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर चलाना, कम्युनिकेशन करना स्किल्स, काफ़ी कुछ सिखाया जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी होता है हमारी जॉब के लिए। जब हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, किसी से बातचीत ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें रोज़गार कैसे मिलेगा। तो इसके अंडर स्किल्स सिखाई जाती है और कंप्यूटर कैसे चलाया जाए। आजकल काफ़ी सारे जैसे AI आ चुका है, काफ़ी सारे इंटेलिजेंस आ चुके हैं, तो उसको सिखाते हैं। और इसके अंदर जिसने ये कोर्स किया है उसको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है ताकि वो उसको आसानी से नौकरी मिल जाए। थर्ड है मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया। ये योजना उनके लिए बनाई गई है जो जिनका छोटा व्यवसाय होता है, उनको आसानी से लोन देना। जैसे लोन लेने के लिए कुछ गारंटी के लिए देना पड़ता है, तो इस योजना में उन्हें कुछ ज़्यादा मतलब बड़ा गारंटी के लिए नहीं देना पड़ेगा, उनको आसानी से लोन मिल जाएगा और वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं। इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है, अगला है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मेक इन इंडिया। इसमें कहा जाता है कि विदेशों में जाकर कंपनियां ना खोले, हमारे भारत में आए और भारत में ही कंपनियां खोले ताकि हमारे भारत में लाखों लोगों को रोज़गार मिल सके। और इसमें जो भारत में आके कंपनियां चलाता है या जो भारत में ज़्यादा माल का उत्पादन करके उसको बेचता है, उन्हें कैशबैक भी दिया जाता है ताकि भारत में रोज़गार बढ़े, बेरोज़गारी कम हो जाए। अगला है नेशनल करियर सर्विस। ये एक national.com है या एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें नौकरी ढूंढने वाला व्यक्ति और नौकरी देने वाली कंपनियां एक जगह मिलती है और इसमें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई या प्राइवेट जॉब, इसमें दोनों की इंफॉर्मेशन होती है। लास्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होता है कि सरकार काफ़ी पैसा खर्च करके पुल बनाए, सड़कें बनाए, रेलवे स्टेशंस बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कहते हैं। ये बहुत मददगार है क्योंकि जब हमारे देश में सड़कें बनेंगी, एयरपोर्ट्स बनेंगे, तो
इससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, जैसे मजदूरों को रोज़गार मिलेगा, इंजीनियर्स को रोज़गार मिलेगा, या जो लोहे सीमेंट की फैक्ट्रियों में मजदूर हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या सजेशंस होने चाहिए? अलाइन एजुकेशन विद इंडस्ट्री, तो पता ही लग रहा है, बोलते हुए पता लग रहा है कि एजुकेशन और इंडस्ट्री है उनको अलाइन करना, उनको जोड़ना। जो एजुकेशन है स्कूलों में या कॉलेज में ऐसी शिक्षा देनी चाहिए या ऐसी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए जो कंपनियों में काम करने के लिए हो। जैसे सेकंड है फोकस ऑन फ्यूचर स्किल्स, जैसे AI डाटा एनालिसिस, ग्रीन एनर्जी एंड सेमीकंडक्टर टेक। हम आपको अपनी फ्यूचर स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि किताबी ज्ञान से तो कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हम आपको हमारी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। जैसे आज के टाइम में AI डाटा एनालिसिस, ग्रीन एनर्जी एंड सेमीकंडक्टर टेक है, हम आपको मेनली इसी पे फोकस करना चाहिए ताकि हम आगे रोज़गार कर सकें। थर्ड है सपोर्ट MSME टू स्केल। MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब जो छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो छोटे स्केल पे अपना रोज़गार चलाते हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी एक तरफ से हेल्प करनी चाहिए, उन्हें आसानी से लोन प्रदान करके, ताकि वो अपना रोज़गार करें और इससे काफ़ी लोगों को भी काफ़ी लोग भी जागरूक होंगे कि हमें अपना रोज़गार करना चाहिए। सरकार को हमें ये करने के लिए मदद करनी चाहिए, आसानी से लोन देना चाहिए। तो चौथा है बूस्ट फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन। जैसा आपने पहले भी देखा, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था उसमें महिलाओं का दर काफ़ी बढ़ चुका था, जबकि जो पुरुष दर है वो कम हो चुका था। तो ये मेनली है कि फीमेल्स को हमें बूस्ट करना चाहिए, फीमेल्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो घर से बाहर निकल के, उस चार दीवारी से बाहर निकल के नौकरी के बाज़ार में आए, ताकि वो नौकरियां कर सकें। हमें उनको सुरक्षित स्थान या वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, ताकि फीमेल्स भी हमारी नौकरी के बाज़ार में आए तथा नौकरी करें। 5 सोशल इनसिक्योरिटी फॉर गीग वर्कर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्कर्स जिनको जॉब मिली है, तो उनके लिए हमें पेंशन्स देनी चाहिए, जैसे सुविधाएं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं होते हैं, जो जिनकी पक्की नौकरियां होती है उनको दी जाती है, पेंशन्स दी जाती है, काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाती है, वही इन गीग वर्कर्स को भी देनी चाहिए, ताकि ये भी नौकरी करें और इससे बेरोज़गारी की दर कम हो। लॉन्च अर्बन जॉब स्कीम, इसमें हमने पीछे पढ़ा मनरेगा, तो इसमें बस यही है कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में भी ध्यान देना चाहिए, वहाँ भी ऐसी स्कीम्स चलानी चाहिए जो बेरोज़गार है उनको काम मिल सके, या जो बेरोज़गार है उनको भत्ता दिया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।